हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसके आगे तुगलक डायनेस्टी से लेकर हम सैयद डायनेस्टी और उसके बाद लोधी डायनेस्टी को थॉरोली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फैक्ट्स पे आएंगे कि आखिर क्या दिल्ली सल्तनत की इंपॉर्टेंस थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके इकोनॉमिक जो क्राइटेरियाज थे, इत्यादि सारी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है वारुणी शुक्ला। इसके पहले इस दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग पार्ट 1 एक वीडियो आ चुका है, तो पहले आप उसे देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे, जिसमें हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश को डिस्कस किया। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहां से हम अपनी तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट कर रहे हैं। तुगलक डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर कौन था? घियासुद्दीन तुगलक। इसने खुसरो खां, जो कि खिलजी डायनेस्टी का आखिरी शासक था, उसकी हत्या करते हुए या फिर उसको पराजित करते हुए अपनी नींव रखी थी। घियासुद्दीन तुगलक के बाद आप देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल आया था, जिसको अन्य क्या नाम था? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आप देखते हैं फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल, और फिरोज शाह तुगलक के बाद आप देखते हैं अंतिम शासक, जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक नाम के एक व्यक्ति का आप शासन देखते हैं, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी के अंतर्गत घियासुद्दीन तुगलक जो था, वह अलाउद्दीन खिलजी के समय पे जो भी कहते हैं जागीरें छीनी गई थी, उसको उसने लौटा दी थी, वापस इसने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि संभवतः नहरों का सबसे बड़ा बेड़ा इसके ही शासनकाल में बनाया गया था। इसने इतनी नहरें बनवाई थी। क्या आप बता सकते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नहरों का सबसे बड़ा बेड़ा कहाँ था अखंड भारत में? आप कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताएंगे, ठीक है। घियासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक पे नहीं, घियासुद्दीन तुगलक की ही बात हो रही है। कालांतर में यह व्यक्ति जो था, तुगलकाबाद नाम की एक जगह पर 56 महल, जो कि लकड़ी का महल था, या फिर इसको 56 कोट भी कहा जाता है, 56 कोट में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो था, वह दिल्ली के राज सिंहासन पे बैठा था। वह कहते तो है कि सर्वाधिक शिक्षित और योग्य व्यक्ति था, परंतु फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, आधा पागल, रक्त पिपासु इत्यादि की संज्ञा दी गई, ठीक है। इसके शासनकाल में की जाने वाली सनक भरी कार्यों में कौन से कार्य इंपॉर्टेंट थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन काल में, कहते हैं, जो भी डिसीजंस लिए वो कुछ ऐसे थे कि कहना चाहिए कि पूरी तरह उसने साम्राज्य को ही तोड़ के रख दिया। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि देवगिरी की जो जनता थी, इसने उसे दंडित करने के लिए राजधानी को दौलताबाद में ट्रांसफर कर दिया राजधानी को, ठीक है, दौलताबाद में ट्रांसफर कर दिया। जिसका इसने क्या रीजन दिया? इसने यह कहा कि उत्तर और दक्षिण इन दोनों का ही संगम होगा, परंतु ऐसा लोग कहते हैं कि इसने देवगिरी के लोगों को दंडित करने के लिए यह काम किया था। कालांतर में यह सफल नहीं हुई। देवगिरी के लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट होने से मना कर दिया, व्यापार चौपट हो गया। कालांतर में इसे अपनी राजधानी को वापस देवगिरी लाना पड़ा, जिसका परिणाम क्या हुआ? दौलताबाद को बसाने के लिए इसने जो भी धन संपत्ति इत्यादि लगाई हुई थी, वह पूरी वेस्ट ही हो गई ना, राजधानी तो बनी ही नहीं। दूसरा, दोआब कर में वृद्धि यह उस समय की गई जब ऑलरेडी जो था अकाल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से पहले तो इसके ऊपर पूरे के पूरे कृषक जो थे नाराज हो गए। उसके बाद अकाल पड़ने के बाद आमिर ए कोही नाम के एक विभाग की स्थापना करवाई, जो कि एक ऋण व्यवस्था को प्रदान करता था, ऋण व्यवस्था देता था। ऋण जो था एक मध्यस्थ नाम कहना सही रहेगा, मध्यस्थ वर्ग, बिचौलियों, व्यापारिक वर्ग के द्वारा किसानों को दिया जा रहा था। परिणाम क्या हुआ कि कोष तो खाली होता गया, परंतु फिर भी जो लगान कहना चाहिए, जो ऋण था, कृषकों तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंचा। नतीजा क्या हुआ? पैसा जाने के बावजूद भी कृषकों तक मदद नहीं पहुंची। मध्यस्थ वर्ग जो था वो अमीर होता चला गया, राजा बदनाम ही रहा। समझ गया? तीसरी इसकी महत्वपूर्ण जो गलती थी, वह थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन।
तत्समय पे ऐसा कहा जाता है चांदी जो थी काफी अधिक महंगी हो गई, तो चांदी के रुपया की जगह इसने तांबे और कांसे की धातुओं से बनी हुई सांकेतिक मुद्रा को चालू करवाया और जिसको मूल्य जो था जिसका रुपया के बराबर रखा। इसमें एक ही बड़ी गलती यह हो गई कि इसने चांदी के रुपयों को सबसे पहले रिटर्न नहीं करवाया। आप अगर ये देखते हैं कि जब हमारे यहाँ पे नोटबंदी हुई थी तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे नोटों को वापस लिया गया था और उसके पश्चात उसी मुद्रा के नवीन नोटों को उन्हें दिया गया। उसके पहले भी उन्होंने क्या किया कि भाई 1000 और 500 के नोट अब सिर्फ अपने अकाउंट में जमा कीजिए। ठीक, इन्होंने ऐसा कोई जमा करने वाली बात नहीं रखी, इन्होंने सीधे सीधे मुद्रा चलवा दी। नतीजा क्या हुआ, लोगों ने अपने घर घर में टकसाल स्थापित कर ली। अब क्या हुई, नकली मुद्रा प्रचलन में आ गई, नकली मुद्राएं प्रचलन में आ गई। परिणाम क्या हुआ, चांदी के बदले घर घर से आपको तांबे और कांसे के सिक्के दिए जाने की व्यवस्था हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने चांदी दबाकर बैठ गए, नकली तांबे और कांसे की मुद्रा चलने लगी। बाजार में अफवाह फैल गई कि नकली मुद्रा चल रही है। राजा को अपना निर्णय वापस लेना लगा। राजा को जब अपना निर्णय वापस लेना पड़ा तो ये सारे लोग कहते हैं उस समय पे चांदी की मुद्रा के बदले अपनी ये नकली मुद्रा को वापस देने के लिए पहुंच गए। नतीजा क्या हुआ, कोष फिर खाली हो गया। भाई मैं अपनी नकली मुद्रा लेके राजा के पास पहुंच जाऊं कि आप ही ने तो चलवाया था, मेरे पास मुद्रा आ गई तो मैं क्या करूं, लो इसके बदले मुझे चांदी दो। लोगों ने घर घर में टकसाल स्थापित की हुई थी। सोचिए कितना कोष लूट लिया, कितनी बड़ी गलती थी। तीसरा, खुरासान और कराचिल का अभियान, ये चौथी गलती और ये पांचवी गलती। ऐसा कहा जाता है खुरासान और कराचिल इन दोनों के अभियान में केवल 3 सैनिक वापस लौट कर आए थे। कहना चाहिए कि एक कहावत उस समय चली थी कि मुट्ठी भर बाजरे के पीछे इन्होंने पूरे खेत में आग लगा दी, ये कहावत चली थी। ऐसा कहा जाता है कि इस अभियान में इन्होंने अपनी इतनी बड़ी सेना का निर्माण करवाया था, 2 साल का इनको वेतन दे दिया था, रसद आपूर्ति कर दी थी, इसके बावजूद भी ये युद्ध को जीत नहीं पाए। एक ये जो तराई क्षेत्र था, काफी कठिन क्षेत्र था, तराई क्षेत्र को ही थोड़ा बहुत जीता। इसके बाद जब इन्होंने ऊपर इसकी चढ़ाई की तो कहते हैं केवल 3 सैनिक ही जिंदा वापस लौट सके। अब आप सोचिए कि जो संपूर्ण भारत पर शासन करने वाला एक शासक था, उसकी मात्र 3 सेना लौट के आई, 3 सैनिक लौट के आ रहे हैं। करीबन 1,00,000 1.5 लाख की सेना तो उस समय भेजी गई होगी, है ना। ये गलतियां थी जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य को पूरी तरह बैठा दिया। इसके शासनकाल में इब्न बतूता नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जो मोरक्को से आया था, जिसे सुल्तान ने अपना राजदूत बनाया था, काजी भी नियुक्त किया था कुछ समय के लिए। इसके शासनकाल में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और 1347 ईस्वी में बहमनी राजवंश की स्थापना हुई थी। बहमनी राजवंश की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, आगे लिखते हूं मैं, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, आप जैसे देख रहे हैं कि यह व्यक्ति जो था कि ये योग्यता के ऊपर पूरी तरह बल देता था। इसने अपने 2 माली लाधा, पीरा, फिरोज और हजाम को उच्च पदों पर नियुक्त करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, भाई अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, अमीरों ने फिरोज शाह तुगलक को चुना। अमीरों का जो वर्चस्व था काफी ऊपर हुआ करता था, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को चुना। फिरोज शाह तुगलक एक तरीके से कांटों का ताज पहन के बैठा, क्योंकि उसको सबको संतुष्ट भी करते चलना था, अमीरों के साथ साथ अपने पूरी प्रजा को भी, साथ ही साथ शासन व्यवस्था को बनाए भी रखना था और उसके साथ साथ अपने कोष को भी फिर से भरना था। इसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर जो था, ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर को सख्ती से लगाया। ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाने वाला, फिर से लगाने वाला शासक जो था, यह फिरोज शाह तुगलक था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, 24 कष्टदायी कर किसके द्वारा लगाए गए थे? यह लगाए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लगाए गए थे। इन 24 करों को समाप्त करते हुए 4 सिंपल कर लगा दिए गए, जजिया, ज़कात, ठीक है, खम्स, खराज। खराज का अर्थ यह है कि कृषि पर भू राजस्व वगैरह जो लगाया जाता था। खम्स जो है जो कि लूट का है, ठीक है। जजिया जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला यात्रा कर हुआ करता था, गैर मुसलमानों के ऊपर। और ज़कात,
ज़कात क्या कर था, जो कि मुसलमानों के ऊपर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। ईयरली यह लगाया जाता था 40% की दर से। ठीक है। अच्छा, इन्होंने सिंचाई कर भी लगाया, जो कि कुल राजस्व का 1/10 भाग हुआ करता था। इस समय पे इसने नहरों का एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार करवाया। अंगूर की फसलें, जो कि उपजाऊ क्षेत्र होते थे, उसमें उसने अंगूर की फसलें स्वयं लगवाई। ऐसा कहा जाता है कि इस व्यवस्था की वजह से 1 करोड़ रुपए का सालाना, 1 करोड़, केवल अंगूर की फसलों से इसको 1 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व प्राप्त होने लगा। देखिए कितनी अच्छी बात थी कि इसने टूटी हुई चीजों को वापस फिर से जोड़ने की व्यवस्था करी। इसके शासनकाल में दास बहुत अधिक हो गए थे, तो इसने दासों की भी जिंदगी को बनाए रखने के लिए, और भाई खर्चा निकालो किसी तरह, ठीक है, इसने दीवान बंदगा विभाग की स्थापना करवाई, जो कि इनका ध्यान रखती थी। बदले में क्या किया, दासों को भी नौकरियां दिलवाई, कारखानों की स्थापना करवाई। कहीं पे वस्त्र बनते थे, कहीं पे कढ़ाई का काम होता था, जरी का काम होता था, जरदोजी का काम होता था, ठीक है, नक्काशियों का काम होता था। इसी के साथ साथ जो महलों का निर्माण कार्य होता था, वहां पर भी जो भी निर्माण कार्य होते थे, फिर चाहे वो किसी का, मतलब अगर आज जो आप सैलून देखते हैं, ये वाली व्यवस्था करके देना है, इनको एक इंडिपेंडेंसी प्रदान करने की इसने कोशिश की। ठीक है, तो इस तरह के कारखाने स्थापित करते हुए जो भी कपड़े वगैरह की बिक्री होती थी, उसमें से इनको इनकी रोजी देते हुए जो शेष धन होता था, इससे अपने कोष में जमा करवाता था। अच्छी बात थी ना, इससे वह उनका खर्चा भी निकाल रहा था, इनके लिए राहत वगैरह की व्यवस्था भी कर रहा था, कोष भी भर रहा था, है ना। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बहुत सारे नगरों की स्थापना की गई। जैसा कि आप देखते हैं कि इसने बंदों, अपने यहाँ के जो भी बंदगा थे, यानी कि जो भी दास थे, उनको कामों में लगाया। तो जौनपुर अपने भाई जूना खां के नाम पर, फिरोजपुर, ठीक है, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी इन्हीं के नाम पर बनाया गया था। ठीक है, फिरोजपुर, फितोहाबाद, सॉरी फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फतेहपुर, फतेहपुर, हिसार इत्यादि जो जगहें थी, ठीक है, इनके ही द्वारा बसाई गई थी। इसने बरनी, जियाउद्दीन बरनी, शम्स शिराज अफीफ, शम्स शिराज अफीफ नाम के जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को अपने यहाँ पे शरण भी थी। ठीक है, दिल्ली टोपरा का स्तंभ और दिल्ली मेरठ का स्तंभ, जो 2 अशोक स्तंभ थे, या दिल्ली उठाकर लेकर आए, जिसको कालांतर में कहा जाता है कि अकबर के द्वारा इलाहाबाद में रखवाया गया था। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीजों में क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, इसके ही द्वारा जो था कि आप ये देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खान जहां तेलंगानी के मकबरे की नकल करते हुए उमरा की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसके शासनकाल में ज्वालामुखी मंदिर से जो लूटे गए जितनी भी ग्रंथ थे, उसका फारसी में अनुवाद करवाया गया था, जिसको दलायते फिरोज शाही का नाम दिया गया था। और क्या इसने काम किया था, अच्छा, इनके शासनकाल में आप देखते हैं कि चांदी और तांबे के मिश्रण वाली जो सिक्के थे, उसको भारी संख्या में फिर से जारी करवाया गया, जिसको अद्धा और विख कहा गया। ठीक, अद्धा विख, ये आप अपनी चीजों को याद रखेंगे। उसके आगे आप बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक इनका अंतिम शासक था। इन्हीं के शासनकाल में मलिक सरवर नाम का एक हिजड़ा था, जिसको मलिक उसर्क भी कहा जाता था। उसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करवाई थी। बस इतना ही जानना है आपको। आगे आ जाइए, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के अंतर्गत आप ये देखते हैं कि सैयद वंश की स्थापना कौन कर रहा है, तो खिज्र खां। खिज्र खां नाम का एक व्यक्ति है, जो कि सैयद वंश की स्थापना करता है। इसने रैयत आला की उपाधि को धारण किया, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था। अच्छा, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह लास्ट रूलर था। ठीक है, यहाँ पे खिज रखा रैयत ए आला की इसने उपाधि को धारण किया था। ठीक, इसके शासनकाल में आप ये देखते हैं कि मुबारक खां बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुआ करता था। मुबारक खां, जिसने सरहिंदी नाम के एक कवि जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनको अपने दरबार में रखा हुआ था। तारीख मुबारक शाही जिसने रचना रची है, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, लोधी डायनेस्टी के अंतर्गत आते हैं आप। यहाँ मोहम्मद शाह इनका हो चुका है, ठीक है। लोधी डायनेस्टी के अंतर्गत आते हैं। लोधी डायनेस्टी की स्थापना माफ कीजिएगा, बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। आखिरी शासक था इसका इब्राहिम लोधी, ठीक। बहलोल लोधी, अच्छा, ये लोग जो थे अफगान थे, अफगानी थे। अगर आप गुलाम वंश को देखते हो तो ये क्या थे, ये तुर्की थे, ठीक है। तो पहले अफगानी शासक लोदियों को माना जाता है, लोधी डायनेस्टी को माना जाता है कि इन्होंने एक पहले अफगानी शासन की नींव रखी थी, ठीक है। इब्राहिम लोधी यहाँ का अंतिम शासक था। आप सबको ये पता है कि पानीपत के युद्ध के पास वह मर गया था। बहलोल लोधी अपने सारे शासकों को क्या कहता था, मकसद अली। उनके खड़े रहने पे स्वयं ही खड़ा रहता था। ऐसा कहा जाता है कि ये सभी जो सैनिक वर्ग है, इन्हीं की वजह से यह शासन खड़ा हुआ है। इसके बाद शाह सुल्तान सिकंदर शाह गद्दी पे बैठा, जिसको सिकंदर लोधी कहा गया, जिसने आगे चलकर आगरा नगर की स्थापना करवाई। आगरा नगर की स्थापना करवाई। गज सिकंदरी, जो कि 39 अंगुल का होता था एक गज। गज सिकंदरी की नींव रखी इसने, जो कि नाप तौल के लिए इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। इसके पश्चात ये आप देख रहे हैं भूमि प्रणाली होती थी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी आखिरी शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था। तथा इसके पश्चात आप देखते हैं कि मुगल सल्तनत की नींव रखी गई और इस तरह दिल्ली सल्तनत का समापन हो गया। दिल्ली सल्तनत समाप्त, ठीक है। तो कुछ दिल्ली सल्तनत से संबंधित हम इंपॉर्टेंट चीजों को भी देख लेते हैं कि आखिर इनके एडमिनिस्ट्रेशन में और क्या इंपॉर्टेंट था, इनके यहाँ कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट थी। दिल्ली सल्तनत का जो एक संपूर्ण प्रशासन था, एक केंद्र बिंदु जो था, वह सुल्तान के इर्द गिर्द घूमता था। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई संपूर्ण एक सल्तनत होती थी, जिसका मुखिया होता था सुल्तान, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था नायब, ठीक है। इसके अतिरिक्त होता था वजीर, जिसको मंत्री भी कहा जाता था। यह संपूर्ण मंत्री होता था। राजस्व विभाग का हालांकि इसको प्रमुख माना जाता था, लेकिन अन्य विभागों की भी इसको दे दी जाती थी जिम्मेदारी। मुशरिफ मुमालिक यानी कि महालेखाकार, मुशरिफ ए मुमालिक यानी कि हमारा आज का कैग समझ लो आप, ठीक है। दीवान ए आरिज, क्या आप बता सकते हो कि दीवान ए आरिज की स्थापना किसने की थी? बलबन, ठीक। ये होता था सैन्य मंत्री, युद्ध मंत्री, ठीक है। मजूमदार कौन होता था? मजूमदार वह व्यक्ति होता था जो उधार दिए हुए धन का हिसाब रखता था। मजूमदार, जो कि उधार दिए गए धन का हिसाब किताब करता था, ठीक है। सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था कौन? दीवान ए आरिज की जगह आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग, आरिज ए मुमालिक इसका मंत्री। काजी होता था न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी, काजी न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। बरीद होता था गुप्तचर विभाग का अधिकारी, बरीद गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। बाकी मैंने यहाँ के सारे विभाग आपको बताए हुए हैं। आमीर कोही, दीवान कोही की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बाकी दीवान बंदगाह, दीवान खैरात और दीवान इश्तिहाक, जो कि पेंशन विभाग था। ये खैरात विभाग जो था कि गरीब जो महिलाएं थी, जो विधवा हो चुकी होती थी, गरीब कन्याओं इत्यादि की शादी करवाता था। इसके अतिरिक्त गरीब जो बच्चे होते थे उनकी शिक्षा के काम में देता था। गरीब लोगों को हज की यात्रा प्रदान करता था, ठीक। दीवान इश्तिहाक पेंशन विभाग, ठीक है। संपूर्ण प्रशासन जो था वह एक सल्तनत में था। सल्तनत इक्ता में बटा हुआ था, जिसका अधिकारी इक्तेदार कहलाता था, ठीक है। इक्ता या सूबा। यहाँ का शासक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नायब कहलाता था। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था या फिर वली या फिर मुफ्ती। इक्ताओं का विभाजन शिकों में होता था, जिसका प्रमुख अधिकारी होता था शिकदार, ठीक है। एक ये सैन्य अधिकारी की भी
अपनी भूमिका निभाता था। शिकों का विभाजन परगना में होता था, ठीक है। इसका प्रमुख अधिकारी होता था आमिल, परगना, इसका शिकों का विभाजन परगना में होता था। तथा आमिर सदा नाम का एक अधिकारी होता था, जो कि परगना के विभाजन एक शहर या 100 गांवों में किया जाता था, 100 गांवों या फिर एक शहर में होता था, जिसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? आमिर ए सदा, आमिर ए सदा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई और क्या कहलाती थी? ग्राम, ग्राम कहलाती थी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, अब आपसे मैं अगर एक बात पूछूं कि मुसलमानी कानून व्यवस्था का अधिकार क्या, मतलब आधार क्या था? कुरान, हदीस, कुरान, हदीस, कयास, कयास लगाना ये सबसे आखिरी में होता था, और इज्मा, ठीक है। सल्तनत आधार में लगान की व्यवस्था मुक्ताई प्रथा पर आधारित थी। मुक्ताई मिश्रित प्रणाली की लगान आधारित करने की होती थी, और मसाहत प्रणाली के ऊपर आती थी। मसाहत, मसाहत प्रणाली का प्रणेता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये आपसे पूछा जा सकता है, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि मसाहत प्रणाली का आधार बनाया था, जिसने अपने आप अपनी भूमि निर्माण कहती है, भूमि की माप जोक करके उस पर कराधान के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और क्या याद रखना है? बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगहों पे आपको चीजों को याद रखना है, जैसे कि सरसूती, सरसूती जो कि अच्छा बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। कैम्बे नाम का एक कपड़ा, यहाँ लिख देती हूँ, कैम्बे नाम का एक सूती कपड़ा गुजरात में प्रसिद्ध था। ढाका रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। बनारस नक्काशी के लिए, सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था, बंगाल का ही क्षेत्र हुआ करता था। आगरा में नील उत्पादन होता था। काबुल से हमारे पूरे के पूरे घोड़े मंगाए जाते थे, ठीक है। और हाथी कहाँ से मंगाए जाते थे? बंगाल से मंगाए जाते थे। आपको पता है ना कि खिलजी डायनेस्टी ने इक्ता प्रणाली समाप्त कर दी थी, जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, परंतु उसको रीस्टार्ट फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक। इसकी जो सैन्य व्यवस्था थी दशमलव प्रणाली के ऊपर आधारित हुआ करती थी। ओके, अब आप नेक्स्ट चीज पे आ जाइए, इसकी कराधान व्यवस्था। जैसे कि मैंने आपको बताया कराधान मुख्यतः कौन कौन से थे? 4, जजिया, ज़कात, खम्स और खराज। इसके अतिरिक्त और कौन एक सौ इंपॉर्टेंट कर था? उश्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर होता था, ठीक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिकंदर लोदी ने लूट के धन में कभी कोई अपना हिस्सा नहीं रखा। वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी, इसने लूट के धन में 3/4 भाग अपने लिए रखवाया। तो उम्मीद करती हूँ कि सारे ही इंपॉर्टेंट चीजों को, अच्छा एक इंपॉर्टेंट और चीज याद रख लीजिए, इसकी सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दशमलव प्रणाली, हर 10 का एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता था, नाम, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, उन 10 के ऊपर फिर एक इंपॉर्टेंट, फिर उन 10 के ऊपर एक इंपॉर्टेंट, इस तरह दशमलव प्रणाली के ऊपर ही आधारित थे। सो इस तरह यह वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो करंट मुद्दे के साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।